हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज 2 नवंबर 2021 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम्स के लिए हो सकती हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना हम टाइम वेस्ट किए हुए सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड एलिवेटेड कॉरिडोर, कि इनमें से कौन से राज्य में हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एलिवेटेड कॉरिडोर को इनॉग्रेट या उसका उद्घाटन किया है। अब एलिवेटेड कॉरिडोर, ये नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट सी हो रही होगी कि एलिवेटेड कॉरिडोर क्या चीज है। तो एलिवेटेड कॉरिडोर और कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ फ्लाईओवर। ठीक है, ये एक फ्लाईओवर है जिसको अभी अभी इनॉग्रेट किया है अमित शाह ने। आपको याद होगा, अभी 2 या 3 दिन पहले ही अमित शाह जी हमारे उत्तराखंड में आए हुए थे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर उत्तराखंड नहीं है। उन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट नहीं किया है। तो इन्होंने कहाँ पे किया हुआ है? आप ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपको, गुजरात। तो गुजरात में इन्होंने इस एलिवेटेड कॉरिडोर या फ्लाईओवर को इनॉग्रेट किया है। अहमदनगर और गांधीनगर के बीच 4.18, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अहमदनगर और गांधीनगर के बीच में 4.18 किलोमीटर लॉन्ग ये फ्लाईओवर है या एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसको इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है। ये किस किस को जोड़ता है? गोटा और साइंस सिटी को जोड़ता है। ठीक है, गोटा, GOTA, गोटा एंड साइंस सिटी, इन दोनों को ये जोड़ता है। ये फ्लाईओवर किस किस शहर के बीच में है? अहमदनगर और गांधीनगर सिटी के बीच में है। 4.18 किलोमीटर इस एलिवेटेड कॉरिडोर या फ्लाईओवर की लेंथ है। आपको ये याद रखना है, 1 नवंबर 2021 को इसको इनॉग्रेट किया गया है। इन दोनों सिटियों के बीच बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है, ट्रैफिक रहता है। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए इसको लॉन्च या इनॉग्रेट किया गया है। सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी आपको पता है भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड एविएशन कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड इट्स रेजिंग डे। देखिए, इंडियन आर्मी मतलब थल सेना। थल सेना की एक एविएशन कॉर्प्स भी होती है, मतलब जो हवाई फौज एक तरीके से बोल सकते हैं। एविएशन कॉर्प्स जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह में होते हैं, ठीक है, ये कॉर्प्स भी इसकी होती है। तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने कब अपनी रेजिंग डे अपना कब इन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर। 1 नवंबर को इंडियन आर्मी की एविएशन कॉर्प्स ने अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। ये जो इनका 1 नवंबर 2021 को रेजिंग डे था, ये 36 था। ठीक है, ये 36 एविएशन कॉर्प्स जो है इसका 36 रेजिंग डे था। आर्मी एविएशन कॉर्प्स के डीजी और कर्नल कमांडेंट कौन है, ये भी क्या बता पूछा जा सकता है। आप इसको लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, इस आर्मी एविएशन कॉर्प्स के डीजी और कौन? कर्नल कमांडेंट। आपसे पूछा जाता है कर्नल कमांडेंट से कौन है, तो आपको हमेशा याद रखना है कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सूरी। लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सूरी, ये है आपके डीजी एंड कर्नल कमांडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सूरी, आर्मी एविएशन कॉर्प्स के। ठीक है, ये जो आर्मी एविएशन कॉर्प्स है ये यंगेस्ट कॉर्प्स बोली जाती है आर्मी की। इंडियन आर्मी की सबसे यंगेस्ट कॉर्प्स कौन सी है? सबसे यंगेस्ट कौन सी है? एविएशन कॉर्प्स है। 1 नवंबर 1986 वो दिन था जब इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1986 इस दिन इसको फाउंड किया गया था, इसलिए 1 नवंबर को ये रेजिंग डे अपना सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें पता रहनी चाहिए। आर्मी के वर्तमान में चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे है। और एयरफोर्स से कौन है? VR चौधरी है, जो सितंबर में बने थे। अब हम बढ़ते हैं आगे। Where is 26th Conference of Parties on Climate Change taking place? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज पे जो होती है ये कहाँ हो रही है, ये पूछ रहे हैं। जो ये COP है, या इसको हम COP, आपने कोप नाम सुना होगा, COP, ये 26th है, यानी कि 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये क्लाइमेट चेंज पे होती है, यानी कि क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या फ्रेमवर्क बनने चाहिए। इस पे बहुत सारे देश मिलते हैं और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। ठीक है, तो ये 26 नंबर की थी। तो ये हो कहाँ रही है, ये हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो, UK में। आपको पता होगा कि मोदी जी फिलहाल विजिट पे है, तो वो 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो ग्लासगो यूपी में इस बार ये, सॉरी UK में इस बार ये हो रहा है। ठीक है, आपको याद रखना। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि 25th कहाँ पे हुआ था। ठीक है, 25th हुआ था 2019 में हुआ था, 2020 में नहीं। तो ये 25th कहाँ पे हुआ था? 25th आपको आता है मैड्रिड में। ठीक है, MADRID, आपको पता होगा मैड्रिड कहाँ पे है? स्पेन में है। तो 25th COP कहाँ पे हुई थी?
मैड्रिड में हुई थी, और 24th COP कहाँ पे हुई थी, 24th हुई थी आपकी कोटोवाइस में, ठीक है, कोटोवाइस, ये कहाँ पे है, पोलैंड, पोलैंड में है कोटोवाइस, यहाँ 24th हुई थी, 25th मैड्रिड में, और 26th आपकी ग्लासगो में हो रही है। तो 31 और 30 अक्टूबर को मोदी जी ने एक और समिट में भाग लिया था, जो थी G20 समिट, ठीक है, G20 समिट, इसमें मोदी जी ने भाग लिया अभी। तो ये कहाँ पे हुई, G20 समिट हुई थी आपकी रोम में, रोम मतलब इटली में ये हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि G20 समिट कहाँ हुई, इटली में। इससे ठीक पहले, कुछ ही दिन पहले 27-28 अक्टूबर के आसपास मोदी जी ने वर्चुअली एक और मीटिंग में भाग लिया था, जो थी ईस्ट एशियन समिट, ठीक है, ईस्ट एशियन समिट थी। इसमें भी मोदी जी ने भाग लिया था, लेकिन ये वर्चुअली लिया था। और इसमें कितनी कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज हैं इसमें, ईस्ट एशियन में प्लस 8 कंट्रीज हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने इसको कवर किया था। आसियान में 10 कंट्रीज हैं, उसके अलावा 8 कंट्रीज और इसमें है, ठीक है। इनकी जो पहली समिट कहाँ कब हुई थी, 2005 में हुई थी, और अभी अब 2021 में हो रही है। स्टार्टिंग में ईस्ट एशियन कंट्रीज जो ये है, इसमें आसियान प्लस 6 कंट्रीज थी, लेकिन अब इसमें आसियान प्लस 8 कंट्रीज हो चुकी है। तो आप देख लेना इस चीज को। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होती है इंपॉर्टेंट होती है, कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ADB अप्रूव्स लोन ऑफ व्हाट अमाउंट फॉर इंडियाज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, NICDP। ये एक प्रोग्राम है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है या किया जा रहा है। तो इसके लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडिया ने लोन लिया है, और कितने का लोन ADB ने अप्रूव किया है, तो वो आज आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, $250 मिलियन, ठीक है, $250 मिलियन का लोन ADB ने अप्रूव किया है इसके लिए। तो इसमें क्या किया जाना है कि 17 स्टेट, भारत के 17 राज्यों में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाना है। ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होंगे, ये क्लाइमेट रेजिलियंट होंगे, और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी दी जाएगी पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, इन सब जगहों पर, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम के तहत, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। तो वो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन से हैं, वो आपके सामने इस समय दिख रहे हैं। ये वो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जिनको डेवलप किया जाना है। इनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप इस पर नज़र मार सकते हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड $50 मिलियन मेघालय हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। ये बोल रहे हैं कि इंडिया और इन चारों में से किसने अभी एक $50 मिलियन का मेघालय हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट साइन किया है। यानी कि मेघालय की हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए डील जो साइन की गई है $50 मिलियन की, इनमें किस किस के बीच वो हुई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर है वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी 1945 में, ब्रेटन वुड्स मीटिंग के बाद वॉशिंगटन DC में इन दोनों का हेडक्वार्टर है। IMF की चीफ कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी चीफ है, ठीक है। ADB, इस पिछले क्वेश्चन का आंसर भी ADB था, वहां पे बता नहीं पाया था, आपको यहाँ बता देता हूँ। ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको फिलीपींस में मिल जाएगा, ठीक है, फिलीपींस में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और ADB के जो इसमें चीफ है वो कौन है, मसात्सुको आसाकावा, ठीक है, मसात्सुको आसाकावा इसके चीफ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह है मसात्सुको आसाकावा, ठीक है, मसात्सुको आसाकावा ADB के इस समय पे चीफ है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थापना ये है, हेडक्वार्टर ये है, इसके चीफ ये है, इससे ज़्यादा इनसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो NDB है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल जाएगा, चाइना में मिल जाएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमने कल भी बात करी थी, कल के लेक्चर में। इसके जो चीफ है वो कौन है, मार्कोस प्राडो प्राइजो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, मार्कोस
प्रेडो या प्राडो आप जो भी बोले, और ट्रॉयजो, ये इसके चीफ है। इसका हेडक्वार्टर आपको चीन में मिल जाएगा, बीजिंग में। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following Afghanistan cricket player has recently taken retirement from international cricket? इन चारों में से वो कौन सा अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असगर अफगान। ठीक है, इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ये फॉर्मर अफगानिस्तान क्रिकेट के क्या थे, कीपर हुआ करते थे। इन्होंने अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन नंबर बी, डेल स्टेन, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं थे, ये भी क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। लसित मलिंगा, ये श्रीलंका के हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। ब्रैंडन टेलर, ये जिम्बाब्वे के हैं और इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी रिसीव्ड फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शिप? भारतीय नेवी ने या नौसेना ने इंडिजीनियसली मतलब अपने यहीं भारत में बन रहा है जो अभी P-15B क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अभी रिसीव किया। इसका नाम क्या है? देखिए, इसका नाम है, अभी बताता हूँ। पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तुसील। तुसील क्या चीज़ है? देखिए, मैं तुसील के बारे में आपको बता देता हूँ क्योंकि ये भी लेटेस्ट अपडेट है। इंडिया और रसिया के बीच एक डील हुई थी 2016 में, इंटर गवर्नमेंट डील ये थी, आईजी अग्रीमेंट बोल सकते हैं, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ये था, जिसमें ये क्या किया जाना था कि 4 शिप्स बनाई जानी थी। उन 4 शिप्स में से 2 इंडिया बनाएगा और उनमें से 2 रसिया बनाएगा, ये इनके बीच में डील हुई थी। तो जो उनमें से 2 रसिया को बनानी थी, उनमें से एक बन चुकी है और उसको लॉन्च कर दिया गया है रसिया में। और रसिया में कहाँ पे इसको लॉन्च किया था? यांतर शिपयार्ड में, या रसिया में यांतर शिपयार्ड है, वहां पे इसको लॉन्च किया गया था। इस 2 में से एक शिप का नाम क्या है? तुसील है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यही वो तुसील है जो यांतर शिपयार्ड पे लॉन्च की गई है। ठीक है, ये तुसील है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंडियन नेवी ने जो P-15B क्लास की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल अभी रिसीव करी है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिख जाएगा विशाखापट्टनम। ये है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, इसको इन्होंने अभी अभी रिसीव किया है। स्टेल्थ गाइडेड क्या होती है? स्टेल्थ मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो जो रडार की पकड़ में ना आए, रडार से बचने के लिए जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई जाती है, जो उसका शेप या जो भी कुछ इसमें होता है, रडार की पकड़ में ना आए तो उसको हम बोलते हैं स्टेल्थ गाइडेड, कि वो रडार की पकड़ से बच रहा है, स्टेल्थ गाइडेड। और मिसाइल डिस्ट्रॉयर मतलब भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा, यानी कि ये विध्वंसक है। तो ये क्या है? एक शिप है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि कौन सी क्लास की है, P-15B। ठीक है, इस कैटेगरी का ये शिप है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली चाइना हैज लॉन्च्ड विच मिसाइल टू टेस्ट स्पेस डिब्री? चाइना ने अभी कौन सी मिसाइल, एक्चुअली मिसाइल नहीं, यहाँ पे सैटेलाइट होगा, आप इसको कनेक्ट कर लेना। ठीक है, कि ये सैटेलाइट है। चाइना ने कौन सी सैटेलाइट अभी स्पेस डिब्री को टेस्ट करने के लिए लॉन्च करी है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए पे आपको दिख रहा है सेंजो 13। ये भी चाइना का ही है, लेकिन ये कोई सैटेलाइट या मिसाइल नहीं है, ये क्या है? एक स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, ये स्पेस क्राफ्ट है। एक्चुअली चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में है, क्योंकि इसको जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उससे इसको निकाल दिया गया था। तो चाइना अपना बनाने की सोच रहा है, एक स्पेस स्टेशन। उसके लिए धीरे धीरे अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहा है। ठीक है, उसी के तहत सेंजो 13 एक स्पेस क्राफ्ट था, जिसमें इसने हाल ही में अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा था। तो वो कौन सा स्पेस क्राफ्ट था? वो था सेंजो 13। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है XIHE, मैं इसको जी बोलता हूँ, आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। तो XIHE जो है, ये एक सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये भी चाइना की ही है, जो अभी कुछ ही दिन पहले इसने लॉन्च करी है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है CGN-21। इस क्वेश्चन का आंसर यही है स्पेस डिब्री को टेस्ट करने के लिए जो इसने सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो कौन सी है? CGN-21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे Hwasong 8। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल लॉन्च करी थी। ठीक है, तो लेकिन सारे देश USA और ये साउथ कोरिया इसको कंडेम कर रहे थे कि इन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। तो उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया ने कोई सफाई नहीं दी थी। पिछले महीने इन्होंने सफाई दी कि हाँ, हमने एक
बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। तो उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? हवासोंग 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर अब तक तो आपको मालूम चल गया होगा। आंसर है इसका एलोन मस्क, टेस्ला कंपनी के जो टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के जो मालिक हैं एलोन मस्क, ये बने हैं रिचेस्ट पर्सन ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार। इनकी संपत्ति 300 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है इनके अनुसार। ठीक है, सेकंड नंबर पे इस लिस्ट में कौन आते हैं? जेफ बेजोस अमेजन के, फिर आते हैं सी पे बर्नार्ड आर्नोल्ड, ये थर्ड नंबर पे है। उसके बाद आते हैं बिल गेट्स फोर्थ नंबर पे इसमें आते हैं। और इसके बाद कौन है? बिल गेट्स के बाद इसमें आते हैं लैरी पेज। तो टॉप 5 आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, लैरी पेज, ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार ये टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। भारत के मुकेश अंबानी भी इस लिस्ट में, लेकिन वो 11th नंबर पे आते हैं। मुकेश अंबानी 11th नंबर पे आते हैं। बाकी टॉप 5 आपको याद रखने हैं। इसी सीक्वेंस में ABCD सीक्वेंस में ही ये 4 है और 5वें है लैरी पेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एलोन मस्क। देखिए उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी कुछ ऐसे ही एक टिप्पणी करी थी कि ये जितने भी ये रिचेस्ट पर्सन है, अगर ये अपने संपत्ति का अगर कुछ फ्रैक्शन भी अगर दे दे तो हम वर्ल्ड हंगर को मिटा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे भी आया था, आपको पता होगा। तो इसी में एलोन मस्क ने कल परसों ही एक ट्वीट करके बोला कि अगर मेरी 2% संपत्ति से भी वर्ल्ड की हंगर मिट सकती है तो मैं तैयार हूँ इसको अपना देने के लिए, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। ठीक है, तो ये इन्होंने ट्वीट किया था। अगर इस फ्रैक्शन से 2% कितना, लगभग $6 बिलियन के आसपास है इनकी संपत्ति का। ठीक है, तो अगर इससे वर्ल्ड हंगर मिट सकती है तो आप जरूर मेरे से ले जाइए, मैं अपने टेस्ला कंपनी के स्टॉक्स बेचने के लिए तैयार हूँ। ये इन्होंने ट्वीट किया था। ठीक है, तो ये था इसमें। देखिए आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे, तो अभी तक की सुर्खियों में मेरे को इम्पोर्टेंट लगे। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगी हम वो कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि हम आज की न्यूज़ आज पढ़ें, क्योंकि हम न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो पिछले 3-4 दिन के 5-6 दिन के करंट अफेयर्स हम एक दिन में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इसी तरीके की और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ हम मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।